नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई शख्सियत के साथ, और इस बार बहुत बहुमुखी प्रतिभा वाले मदन कश्यप जी हैं हमारे साथ। स्वागतम सर। कश्यप सर, स्वागतम। धन्यवाद। लगता है वो चला गया है क्या फोन में? कुछ और नहीं, चल रहा है, बिल्कुल दोनों चीजें चल रही हैं। अच्छा, हाँ, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आपसे बातचीत हो, और आज औपचारिक रूप से ये हो रही है। इसके लिए और आपको अग्रिम धन्यवाद और शुक्रिया। बाद में भी एक बार धन्यवाद हम कार्यक्रम के बाद भी देंगे। जी सर, जी, तो बताया जाए। दोस्तों, मदन कश्यप जी मूलतः कवि हैं, और आपके 6 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में कुरूज, दूर तक चुप्पी, अपना ही देश, और पंसोखा है इंद्रधनुष। और किताब घर प्रकाशन की एक श्रृंखला कवि ने कहा, उसके लिए उसके चयन प्रकाशित हुआ। आलेखों के 3 संकलन प्रकाशित हुए, लहू लुहान लोकतंत्र, राष्ट्रवाद का संकट, बीजवादी, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे सम्मान और अवार्ड भी आपको दिए गए हैं। आज हम उनकी जीव साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे, और लाजिमी तौर पर पहला सवाल मदन सर से कि साहित्य सृजन या लेखन का जो आपने कार्य प्रारंभ किया, वो कब और कैसे शुरू हुआ? कोई प्रेरणा थी या कोई सहयोग था? लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको किसी घटना, किसी दिन, किसी तिथि में आप तय नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत जब होती है आदमी के भीतर, तो चेतन अवस्था में उसका संज्ञान प्राप्त करने तक भी कितना समय लग जाता है कि अच्छा, मैं लिख रहा हूं, मैं लेखक हूं, या मैं लेखक की तरह सोच रहा हूं, ये जानने में भी काफी समय लग जाता है, चीजों के आने में भी। तो एक प्रक्रिया है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मैं बहुत बचपन से ही थोड़ा भावुक और संवेदनशील आदमी था। आदमी क्या मतलब, बच्चा था। और 8.5 साल की उम्र में मेरी माँ का निधन हो गया। जी। माँ के निधन के बाद जो मुश्किलें होती हैं, अब उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि 8-8.5 साल का बच्चा हो और उसके और भाई भी छोटे हो, बड़ा कोई ना हो, तो माँ के निधन के बाद की क्या स्थिति होती है। तो फिर मैं ननिहाल में आ गया और मेरी नानी ने मुझको पाला। तो एक लेखन से पहले एक फैंटेसी जो दिमाग में उसी समय आने लगी बहुत सारी चीजों को, क्योंकि होता क्या है कि बहुत छोटी उम्र में आप जब चीजों को नहीं स्वीकार करते हैं, माँ की मृत्यु को स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम था। बड़ा फैंटेसी आती थी कि एक दिन मेरी माँ लौट आएगी, एक दिन वो जीवित हो जाएगी, एक दिन मैं तपस्या करके प्राप्त कर लूंगा। जो हमारी शिक्षा और अवधारणा उस समय की थी, उसके हिसाब से ऐसा कुछ सोचा करता था, और उससे एक फैंटेसी दिमाग में बनना शुरू हुआ। तो रचना की शुरुआत भी वही है, उस फैंटेसी से ही वो रचना की शुरुआत हो जाती है कि करने लगता हूं। और उसी समय अंत में, मतलब उसके 2 साल के बाद, जब बसंत का मौसम कभी आया होगा, तो मैंने एक कविता लिखी। अरे वाह, सुनाएंगे सर अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। वो कविता पूरी नहीं, लेकिन 2-4 पंक्तियां जो शुरू की याद रह गई। वो तो उस समय की सारी कविताएं नष्ट हो चुकी है, लेकिन वो पहली चुकी है इसलिए याद रह गई। तो वो है कि कोकिल तुम आ गई लौटकर, मेरी माँ कब आएगी, हंसते गाते आया वसंत, मेरी खुशियां कब आएगी। तो इसी तरह से कुछ और 4-6 पंक्तियां रही होंगी, लेकिन इतनी पंक्तियां याद रह गई। तो ये यहां से शुरू हुआ वो। लेकिन इसे आप कोई गंभीर लेखन का मामला की शुरुआत नहीं है, लेकिन फिर ये चीजें जब चलने लगी, तो कुछ तुकबंदियां स्कूलों में पढ़ते हुए, तो और स्कूल में जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो जो पाठ्यक्रम के कवि होते हैं उनका प्रभाव होता है। उसमें भी ऐसे कवियों का ज्यादा प्रभाव होता है जो थोड़े सहज भी हो। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में दिनकर, बच्चन और नेपाली जैसे सहज लोग थे। निराला भी थे। निराला बाद में मेरे बहुत प्रिय कवि हुए, लेकिन निराला तब ऐसे नहीं थे कि
उस समय की कविता पर प्रभाव आए। तो उन लोगों के प्रभाव में बहुत सारी तुकबंदियां, गीत वगैरह लिखा करता था मैं। ये बीए तक का ये सिलसिला रहा। एसी को छोड़ के जब मैं बीए में चला गया, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे लगा कि शायद मैं अपनी शिक्षा को बहुत नियमित नहीं रख सकूं। तो साइंस तो नियमित के बगैर संभव ही नहीं है, आप जानते हैं, आप खुद साइंस के आदमी हैं। तो ये कला में चले जाने से हम अगर कुछ नियमित न भी करें, क्लास न भी जाए कुछ, वो तो कर सकते हैं। तो उस पे चला गया मैं। तो एकाएक 4th ईयर में मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स छोड़ के हिंदी ऑनर्स में करा लिया था। तो उसकी भी अलग कथा है। लेकिन उसके बाद से मुझे लगा कि अब शायद मुझे साहित्य में ही कुछ करना है, कुछ लिखना पढ़ना है, और अगर कुछ गंभीर होना है तो इसी में होना है। तो वहां से शुरुआत हुई है। और बीए के दिनों के बाद मैं 1973 में मैंने कुछ कविताएं ऐसी जरूर लिखी, जो कविताएं लगा कि ये कविता भी है, और छंद से मुक्त भी, कुछ छंदनुमा भी, कुछ छंद भी। छंद तो लिख ही रहा था शुरू से, लेकिन कुछ छंद ऐसे होते हैं जो छंद नहीं होते हैं, छंदनुमा कविताएं। शुरू में जब छंद को तोड़ता है, खत्म होता है आदमी, तो तुकबंदियों के मोह से मुक्त नहीं होता है। सही समय काफी कविताएं 73-74 में लिखी। 75 के बाद जो एक बुनियादी बदलाव आया, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी पहली कविता है पहरेदार के नाम, एक कविता है जो इमरजेंसी में जेल में बंद एक आंदोलनकारी की ओर से बाहर बैठे पहरेदार से संवाद किया जा रहा है। तो वहां से मेरी कविता बदलती। तो वहीं से मैं मानूं कि 75 की वो पहली कविता है। और पहरेदार के नाम कई जगह वो बाद में छपी है, चर्चित भी रही है, हालांकि मेरे संग्रहों में नहीं है, वो संग्रह में मैंने उसे नहीं लिया था उस समय। तो उस दृष्टि से वहीं से शुरू हुआ है। उसके पहले की सारी चीजें नष्ट हो गई। पहले की चीजें जो नष्ट हुई, इसमें एक कविता बच गई थी, जो मेरे बिल्कुल चौथे संग्रह में आकर एक कविता है। हाँ। जो चौथे संग्रह में एक छोटी सी कविता है, चिड़िया की चोच, वो 73 की कविता है। अच्छा, उसके बच जाने का कारण यह हुआ है, डायरी वायरी सब मैंने हटा दी थी कि ये पुरानी चीजों से जब तक आप मुक्त नहीं होते हैं ना, इस तरह की तुकबंदियों, भावुकता, छंदों से, तो आप नया नहीं कर सकते हैं। ये उदाहरण के तहत हटा दिया था। वो कविता इसलिए रह गई कि वो एक कविता संग्रह कहीं से मैं जो लाया था, उसमें उसका जो बैक का खाली पेज था उस पर लिखी हुई थी। तो उस पर लिखी होने के कारण कविता संग्रह को तो फेंका नहीं जा सकता है, रखा ही था। तो वो उसी में, उस पर वो कविता, वो आगे का संग्रह, एक श्रृंखला थी उस समय, बहुत 70 के दशक में वो अच्छी श्रृंखला थी, कविश्री नाम से, जिसमें 10 रुपए की किताब होती थी, पतली सी किताब, 32-40 पेज बड़े साइज में, और एक कवि की 25-20 कविताएं साइज के हिसाब से उसमें होती थी। तो कविश्री का जो श्रृंखला में अगे वाला जो संकलन था, उसका बैक पेज खाली था। उस पर पता नहीं क्यों मैंने उस पर लिख दी थी, लेकिन उसके कारण वो बच गई। उस समय की सारी कविताएं खत्म हो गई। 75 के बाद हुआ कैसे सर? मैं अभी तक तो आश्चर्य में हूँ कि कैसे ये सारा क्षतिग्रस्त हो गया। ये जो पुरानी कविताएं जो थी वो क्षतिग्रस्त कैसे हो गई? मैंने खुद किया है, तो वैसा कुछ नहीं है। छंद वाली, तुकबंदी वाली जो कविताएं थी, जब नई अवधारणाएं सामने आई और लगा, तो मुझे लगा कि ये बहुत बचकानी कविताएं हैं, साधारण कविताएं, इसको रखने का कोई मतलब नहीं। अब इतना नहीं सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा कि इसको रखने का भी कुछ मतलब हो सकता है। तब युवा दिनों में ये नहीं होता है। एक उत्साह था कि इनसे मुक्ति पाओ। तो जिस तरह से आप पुराने कपड़े हटा देते हैं, तमाम चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजों को संकलित करने की प्रवृत्ति भी मुझ में नहीं रही, पहले से भी रही। एक्चुअली ये घटना आपकी हमारे से मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने स्वयं जला दिया, और मेरी पोटली जो है ना, मेरे पिताश्री ने मिट्टी का तेल डाल के आंगन में रख के, मिट्टी का तेल डाल के उसको जला, कहते हैं फालतू के पीछे पड़ना नहीं। हाँ, उसके पीछे दूसरी अवधारणा काम करती है कि ये सब साहित्य वाहित्य में लगा रहेगा, तो जो आप बने, मैंने उनके पीछे तो रहा होगा कि बेटे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, आईएएस बनना है। पिता की का दायरा इसी में होता है। वो और ये लेखक बन गया तो बर्बाद हो जाएगा, ये कहीं ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए। तो इस बर्बादी से बचाने के लिए उन्होंने किया, और मैंने बर्बादी से बचाने के लिए नहीं किया, मैंने खुद को पुरानी चीजों से मोहग्रस्त न रहने के लिए किया। इसलिए मैंने गीत बहुत लिखे थे, और आज मेरे पास कोई गीत नहीं है। अरे
एक आध गीत की 2-4 पंक्तियां याद हो उस समय, जो स्मृति को तो आप नहीं जला सकते, सिर्फ डायरी को जला सकते हैं। तो स्मृति में कम चीजें हैं, लेकिन उसका एक प्रभाव ये रहा है कि मेरी कविता में जो एक दयात्मकता, कविता में की भाषा में जो एक खास तरह की रिजुता, एक सॉफ्टनेस जिसे कहते हैं है, तो वो गीत का प्रभाव है। जैसे केदारनाथ सिंह की कविता में भी वो था, केदार जी भी गीत लिखते थे शुरू में, और तीसरा सप्तक में कुछ गीत उनके हैं भी छपे हुए। तो वो तो उतने अच्छे गीत मेरे नहीं थे। उसका कारण है कि केदार जी ने गीत में भी कुछ बहुत अच्छा और नया किया था, जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जो इसलिए नहीं हुई कि खुद उन्होंने चर्चा नहीं होने दी, उनको इस तरह से अलगा दिया। लेकिन वो था, लेकिन जो भी था उससे मुक्ति के बाद ही हम इस जो कविताएं बाद में मैंने लिखी 75 से लेकर, और 75 से अब तक वो लेखन अनवरत जारी है और वो चल रहा है। कविता के अतिरिक्त और कौन कौन सी विधाओं में आपने काम किया? हाँ, वो देखिए, शुरू में तो जब मैं बीए एमए में जब पढ़ रहा था मैंने, तो मैंने कुछ कहानियां भी लिखी, लेकिन कहानियों से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। तो वो सारी कहानियां भी, उसको विधिवत जलाया नहीं, लेकिन वो इधर उधर फेंकी फाकी रह गई। मुझे लगा कि काम नहीं कर पाया मैं उसमें। आलोचना में भी जो थोड़ा बहुत, क्योंकि कवि हैं और कविता पर आप बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो आलोचना भी विधिवत मैंने नहीं लिखी। जो काम विधिवत मैंने किया वो पत्रकारिता के कारण, शुरुआत मैंने नौकरी पत्रकारिता की थी 1-2 साल, फिर पब्लिक सेक्टर में 20 साल चला गया। तो 20 साल पब्लिक सेक्टर में रहने के दौरान भी पत्रकारिता की जो कहिए, जो कि शुरू करने से तो उसका जो प्रभाव आ गया था, बल्कि खराब शब्द का प्रयोग करें तो उसका कीड़ा जो प्रवेश कर गया था वो खत्म होने वाला तो था नहीं, उसका वायरस कहिए कि वायरस, वो वायरस आजकल यही ज्यादा प्रचलित, तो पत्रकारिता का वायरस आ गया। तो मैं सरकारी नौकरी करते हुए बीच बीच में लिखा करता था लेख, सामयिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, बहुत कम, लेकिन कुछ कुछ लिखता था। नौकरी इसीलिए छोड़ने की बात है, था बार बार मेरा मानसिक दबाव होता था कि ये चीजें अगर लिखनी है और ये काम करना है तो सरकारी नौकरी से मुक्त होना होगा, क्योंकि इस पर आप चार्जशीट हो आपको एक्शन लिया जा सकता है, डिसमिस हो, इससे बेहतर है कि आप इस्तीफा करके बाहर आ जाए। और हालांकि मुझे प्रोटेक्शन था शुरू में, तो बल्कि एक बार मैंने नौकरी बदलने की कोशिश की तो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस कंपनी के उस समय, उन्होंने तो ये कहा कि क्या होगा, क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं कुछ लिखना पढ़ना चाहता हूँ, इसमें क्या करूंगा? तो कहा कि यहाँ कौन मना करता है, अरे लिखो, कोई भी अगर कोई शिकायत आएगी तो मेरे पास आएगी। पीएसयू में अथॉरिटी तो सीएमडी ही होता है, सीएमडी है, मैं सीएमडी हूँ, एक्शन लेना है कि क्या करना है ये मुझे करना है, इसकी कोई चिंता ही छोड़। लेकिन वो सीएमडी का क्या होता है, फिर 3 साल के बाद वो चले गए, दूसरे आ गए, और वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इतने हिम्मत वाले नहीं थे कि वो कहते कि हाँ जो तुम लिखो करो और तमाम चीजें। तो फिर कुछ हलचल, कई चीजें हो जाती थी, घटनाएं हो जाती थी, और लिखते पढ़ते थे ही और जानते थे। पटना में था मैं, मेरी पोस्टिंग थी, मीडिया वहां पर सारे पास थी, सारे मीडिया में मेरे मित्र थे, तो वो कुछ ऐसी बातें हो ही जाती थी कि जो लगता था कि कंपनी इस पर, पीएसयू का है, ये एक्शन भी ले सकती है। हालांकि कोई एक्शन हुआ नहीं, उसके पहले मैंने ही इस्तीफा दे दिया। तो ये जो अंतर्द्वंद था कि पत्रकारिता में करें या साहित्य में करें या कैसे लिखें, नौकरी में रहें या बाहर रखें, तो इसने तो आपको बड़ा समय ले लिया होगा। हाँ, मैं काफी दिनों तक सोचने के बाद अंत में सन 2000 में एक वीआरएस का छोटा स्कीम आया। हालांकि वो अच्छा स्कीम नहीं था, थोड़ा और रुकता तो अच्छा स्कीम आने वाला था, लेकिन मैंने आनंद फानंद में इस्तीफा दे दिया और उसका घाटा नफा जो भी होना वो हो गया। और वो इसीलिए दे दिया कि अब इससे मुक्त हो जाऊंगा, थोड़े से पैसे मिले, बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कष्ट नहीं आए, बाकी मेरे पास कुछ न रहे। तो हुआ यही कि हमारे बच्चे तो सब सफल हो गए, पढ़ लिखे, आईआईटी कर लिया, आईआईटी खड़गपुर से कर लिया, बेटी तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो सर वही है, बच्चे सही ठिकाने पे पढ़ लिख जाए तो उससे बड़ा कोई। तो आईआईटी तक के का पैसा मैंने दिया उसको, उतने पढ़ाने का, उसके बाद का नहीं दिया। उसके बाद तो खुद जॉब में आ गया, और आईआईएम में थोड़ा लोन लिया था उसने, और वो अपना खुद के लिए काफी, खैर देखो, तो ये था। और बेटियां थी तो फिर उसका भी, बेटी भी एमबीबीएस कर रही थी, तो एक दूसरी बेटी, पहली बेटी तो अंग्रेजी में किया जो वहाँ वजह से, उसने फिर बीएचयू से एमडी किया है, और अभी
हमारा सनी लॉ भी एमएस है, डॉक्टर है, वो दोनों बनारस में है, बनारस में ही अच्छा। सेटल, बीएचयू में ही पढ़ाई की, वही पीएचडी है। में पढ़ाई करके वहीं सेटल हो गए। हाँ वहीं सेटल है, सब है। तो बढ़िया है सर, फर्स्ट क्लास अचीवमेंट। हाँ वो तो ठीक है, अच्छा जीवन है उनका, अच्छा घर है, अच्छा जीवन चल रहा है उनका भी। बेटे का, बच्चे के बारे में जो सोचा था वो हो गया। मेरे बस पास कुछ वही नहीं तो बचा, सबसे बड़ी, यहाँ तक वही कि सबसे बड़ी नोएडा, निधि है सर, वही हाँ, सबसे बड़ी निधि है। नोएडा में जिस घर में अभी मैं रहता हूँ, बहुत अच्छा घर है, लेकिन बेटे ने खरीदा है। तो क्या हो गया, बेटा तो। बेटे ने खरीदा है। मेरा कौन से मैं सेक्टर मतलब में है सर आप? 78 में हूँ मैं, 78। 78 में महागुण अब एक महागुण। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने बताऊंगा। जैसे जैसे आपने वीआरएस ले लिया था, हमने भी 56 साल की उम्र में वीआरएस ले लिया था। मैंने और 49 साल में ये लिया, 49 में, मैं 49 साल में मैंने लिया, तो आप साहब मेरे मुझसे 7 साल ज्यादा कर पाए नौकरी। चलिए ठीक, अच्छा है, चलिए। तो, लेकिन तो पहले हाँ तो मैंने प्रैक्टिस शुरू की लीगल, फिर हाँ उसको तो थोड़ा कम बातचीत में, करके हाँ बात वो ये कह रहा था कि उससे जो एक राजनीतिक और सामायिक विषयों पर टिप्पणी लिखने की जो शुरुआत हुई, वो जो 2-3 किताबों की चर्चा आपने की है, लौलुआ, लोकतंत्र, राष्ट्र, वैसे ही लेख हैं। तो वो कविता के अलावा सबसे ज्यादा हमने वैचारिक लेखन किया, कविता हाँ। और वैचारिक लेखन, और ये दोनों चीजें ही अब तक चली हैं। और कुछ योजनाएं हैं लिखने की, लेकिन वो पंचवर्षीय योजना की तरह चल रही है, कुछ अभी तक सामने ऐसा आया नहीं है कि जिसे हम किसी उपलब्धि की तरह रख सके। लेकिन कुछ है, अगर जीवन बचा रहा, कोरोना ने जीवन को इतना अनिश्चित कर दिया है अनिश्चित कर दिया सर। कि हमारे कुछ ऐसे मित्र चले गए कि जिसके बाद जीने का जो के प्रति जो एक प्रतिबद्धता तो बची हुई है, जोश जो होता है, उसका जोश विश्वास टूट गया, विश्वास टूटा कि भाई ये कभी भी कुछ हो सकता है। तो यही है। तो दो, ये अभी मुख्य रूप से इन्हीं दोनों विधाओं में काम है। आपका जो पुस्तकें उल्लेख कर रहे हैं आप, करना चाहेंगे आप, अगर वो हो तो मुझे थोड़ा डिस्प्ले कर लीजिए क्या कौन सी किताबें हैं? हाँ जो भी, अगर एक दो अवेलेबल हो तो डिस्प्ले कर। अब देखिए ऐसा है कि हाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ लेकर आया नहीं, अपनी किताबें भी सब नहीं लाया, कोई बात लेकिन नहीं, एक दो तीन जो लाया आ सका हूँ मैं उस, बात तो मैं किताबें अपनी लेकर नहीं आया, जो सामने थी वो चीजें ले आया। हाँ ठीक है तो सर। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक योजना मैंने ये बनाई थी, जिसके कारण ही एक नए प्रकाशन नोएडा में ही है, सेतु प्रकाशन, तो उनको कविता संग्रह सारे हमने दिए। तो इसी शर्त पर नया संग्रह दिया था कि आप मेरे सभी संग्रहों के पेपरबैक एडिशन एक साइज में कम कीमत पर और उसको प्रकाशित करेंगे। तो उन्होंने 6 संग्रह प्रकाशित कर दी, उसमें से 3 जो मेरे पास थे, हाँ ठीक है, ये नीम रोशनी में, ये दूसरा संग्रह है, पहला तो लेख है, ये हमारा चौथा है, दूर तक छुपी, हाँ, और ये तीसरा ये है कुरुज। अच्छा, ये इस सब के पेपरबैक हार्ड बाउंड इसका आधार प्रकाशन में है, कुरुज का राजकमल में है, इसका वाणी में है, तो ये सब का अलग अलग, लेकिन पेपरबैक सब एक जगह हो गया, एक साइज में जब ये होगा तो ये अच्छा लगेगा। बस 6, अभी तो 3 ही है इसमें, बहुत क्यूट है, 6 का और पेजेस आर वेरी क्यूट। 6 का 6 हो जाएगा, और कीमत भी सस्ती है, मतलब 6 किताबें रजिस्टर्ड डाक वाक से 600 से कम में ही मिल जाएगी हमारे पाठकों को, तो इसलिए ये किया है। तो अगली किताब हम अपेक्षा कर सकता हूँ ना? यह है कि मैं आपको गद्य की किताबें कुछ दूंगा, हाँ पहले भी बात हुई थी मेरी, कोई भी सर, क्योंकि इन 6 संग्रहों के लिए मैं उनसे प्रतिबद्ध था, कविता के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। तो जिसको मैं जो कह दूंगा वो तो उसको करना पड़ेगा, तो मुझे भी मिलता है, तो गद्य के लिए मैं आपको दूंगा। कविता में आपका फोकस कैसा रहा? प्लेन, सिंपल, यथार्थवादी, थोड़ा छायावादी पुट था, या कैसे, मतलब नहीं वो सब तो समय, छायावाद वगैरह का समय तो बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन 2 चीजें हमें प्रभावित करती रही है ना, दूसरे मेरे व्यक्तित्व में 2 चीजें, प्रेम और क्रांति। एक तो प्रेम के लिए भी क्रांति की जरूरत होती है, और क्रांति के लिए भी प्रेम की जरूरत है। कोई अगर सिर्फ क्रांति कहता है कि करने वाला है, और वो प्रेम नहीं करता है, तो वो क्रांति नहीं कर सकता, और करेगा तो क्रूर होगा, तानाशाह होगा, कुछ भी बनेगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई प्रेम करता है और प्रेम के उसी ट्रेडिशन में बधा हुआ है,
कि जिसमें प्रेम वर्जित है। हमारा समाज तो प्रेम के विरुद्ध समाज है। विरुद्ध अगर वो क्रांति नहीं करता है, चीजों को बदलता नहीं है, तो प्रेम भी नहीं कर सकता। इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता बनता है। बिल्कुल ठीक और है। इस तरह के जो कवि हैं हुए हिंदी में, जो मॉडल, और देखिए हिंदी उर्दू की भाषा में तो दो कवि मुझे बहुत प्रिय हैं ना, एक हिंदी के शमशेर और उर्दू के फैज। हाँ बिल्कुल। फैज में भी प्रेम क्रांति है और शमशेर में भी है। तो आपने और गजलें भी लिखी हैं क्या? हैं, नहीं गजलें? गजलें नहीं लिखी मैंने, कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कंटेंट। गजल लिखी भी तो, गजल और लघु कथा दो विधाओं को हिंदी के लोगों ने इतना नष्ट कर दिया है कि जो मैं कभी कभी लिखता भी हूँ तो उसको चुपचाप रख देता हूँ, क्योंकि वो हम अपने हम हमारे समय में कुछ जो गलत हो जाता है तो आसानी से उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता, उसमें काफी वक्त लगेगा, काफी तैयारी के साथ ही आप कर सकते ठीक बात है, बिल्कुल हैं। तो ठीक बात। हिंदी की विडंबना ये है कि कम्युनिकेशन की दृष्टि से बल्कि कहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण दो विधा है गजल और लघु कथा, जो तुरंत कम्युनिकेट हो सकती है लोग जैसे, हाँ इसी को सबसे ज्यादा खराब कर दिया गया है। इसमें इतनी बकवास और अनाप शनाप की चीजें लिखी गई हैं कि अब वो अच्छी रचनाएं उसमें खत्म है, उसमें कहीं मतलब खो जाती है, दूर जाए। तो कैसे फिर से, जब आप देखिए एक जमाने में जब गजल हिंदी की शुरू हुई विधिवत, तो शुरू तो गजल की परंपरा हिंदी में रही है। वो भारतेंदु ने भी लिखी, निराला ने भी, भवानी शंकर तो खैर थे ही, जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ अच्छी गजलें अभी भी मुझे याद। लेकिन जहां से परंपरा बदल गई और चीजें शुरू हुई ठीक से, वो है दुष्यंत। तो दुष्यंत के बाद ये लगा कि दो चीजें हुई। एक तो दुष्यंत कुमार ने पहली बार पॉलिटिकल सटायर को, जो उनकी कविता की परंपरा थी, जिस कवि जो सूरज का स्वागत या एक कंठ विस्फाई की उनकी अपनी कविता की परंपरा, उस परंपरा को गजल में विकसित किया। वो बहुत बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उनकी लोकप्रियता को देखकर फार्मूला लेखन की शुरुआत हो गई। जैसे हिंदी सिनेमा में होता है ना कि कोई एक फिल्म हिट हो जाती है तो उसी फार्मूले पर लोग बनाने लगते हैं, 10-20-25 फिल्में बना देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन किया और चलती रही। हाँ, अब ज्यादातर उसमें पिट भी जाती है। तो इसी तरह से हिंदी में लोगों को लगा कि दुष्यंत हिट हो गए हैं, तो दुष्यंत की कॉपी करके गजल एक ऐसी प्रवृत्ति चल गई कि जिसने फिर उसमें मौलिक ढंग से सोचे और करे, इसका अवकाश ही नहीं दिया। करना चाहिए, लोग करे तो उसका स्वागत है। और अभी भी कहीं कोई अगर अच्छी गजल कहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन खुद नहीं कर पाता मैं। हाँ, मुझे लगता है कि सर ऐसा कहा है लोगों ने कुछ, या मैं भी सोचता हूं कि कविता अन्य विधाओं की तुलना में मनुष्य के मन पर अधिक प्रभाव डालती है। निश्चित रूप से ऐसा है कि कविता का जो मूल रिश्ता है, कविता में विचार भी है, कविता में यथार्थ भी है, कविता में परंपरा, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो मूल है वो है संवेदना। अगर संवेदना के तत्व नहीं हो तो विचार होने से, विचार तो अच्छे होंगे, अच्छे विचार अच्छे लगेंगे, कविता नहीं आएगी। तो संवेदना की विशेषता ही यही होती है कि वो सबसे ज्यादा और सबसे पहले हृदय को स्पर्श करती है। इसलिए कविता अगर अच्छी कविता है, वो लिखी गई है, तो जो भी उसे पढ़ेगा, अगर थोड़ा वो संवेदनशील है अपने भीतर से भी स्वाभाविक रूप से, तो उसके हृदय को कविता छुएगी सबसे ज्यादा, और वो बहुत दूर तक, बहुत गहरे तक प्रभावित करेगी। दूसरी विधाएं भी तभी इस तरह से प्रभावित करती हैं जब वो कविता के बहुत करीब जाती है। इसलिए कविता एक मॉडल, एक आदर्श बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि वो कहानी उन्होंने, वो मतलब कहानियों का तो हिंदी में ये खराब हुआ, कोई अच्छी बात नहीं हुई। ये कहानी के मूल्यांकन के टूल्स नहीं बने, और आज भी महाकाव्यात्मक कहते हैं और ऐसे ऐसे टूल्स का प्रयोग करते हैं जो कविता के टूल। तो ये अलग चीज है, लेकिन वो है कि कहानी भी अपने अपने जब उच्चतम रूप में जाती है ना, तो वो हृदय को छूती है, तो कविता की तरह ही प्रभावित। जैसे राशोमन वाली, मैं अभी उस कथाकार को याद नहीं कर रहा हूँ, जापानी कथाकार, लेकिन वो दहलाने वाली कहानियां जो लिखी गई, तो उसके भीतर भी घनीभूत संवेदना के तत्व हैं, तो वो होता है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए कविता सबसे ज्यादा छूती है। यहीं पर एक प्रश्न ये भी आता है कि छायावाद के बाद धीरे धीरे छंदों का प्रयोग खत्म होता गया, या मरते गए छंद। चलो, छंदबद्ध कविताओं की जो लीक थी वो सूनी हो गई,
तो ये भी हो सकता था कि कविता में गेयता को बनाया बनाया नए जाता। को बने। तो आप क्या सोचते हैं कि गेयता के बिना? देखिए, ऐसा है कि कविता को लेकर दो तीन चीजें, दो तीन सरलीकरण हुए जो बहुत खराब हुए। एक तो यह है कि कोई छंद में ना लिखे, अगर मैं छंद में ना लिखूं तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये बहुत बुरी बात हुई कि जो छंद में नहीं लिखते हैं वो छंद को बुरी चीज मानते हैं। ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि स्वयं छंद को तोड़ने वाला हिंदी का जो पहला कवि था, वो छंद का सबसे बड़ा कवि है। 20वीं शताब्दी के खड़ी बोली के छंद के सबसे बड़े कवि निराला है, जो राम की शक्ति पूजा जैसी छंद रचना कर सकते हैं, तुलसीदास जैसी छंद रचना कर सकते हैं। ये कविता मतलब उनसे बेहतर छंद का प्रयोग किसी ने नहीं किया है, और छंद को तोड़ा भी उन्होंने। तो तोड़ा तो क्यों तोड़ा, ये प्रश्न पैदा होता है। और उन्होंने कहा भी कि ये छंद से मुक्ति को उन्होंने मनुष्य की मुक्ति से जोड़ दिया। तो हुआ क्या है कि गद्य के आने के बाद कविता जब लिखी जाती थी पहले, तो छंद को मेंटेन करने में कई ऐसी चीजें लिखी जाती थी, कई ऐसी चीजें छूटी होती थी जिसमें वाक्य पूरा नहीं होता था। वाक्य का पूरा होना एक अलग प्रश्न पैदा मसला होता है। जैसे आपको कोई भी सूरदास तब व्यसी जशोदा लय उर कंठ लगाया, इसको हम लोग कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि तब यशोदा ने हंसकर कन्हैया को कंठ से लगा लिया। लेकिन इस पंक्ति में न सूरदास कहते गायब है नहीं है, और कन्हैया भी इस पंक्ति में नहीं है। वो पुराने रेफरेंस से आप ले रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ तो ये निकलेगा कि सूरदास ने हंसकर यशोदा ने को कंठ लगा लिया। तो गद्य के हिसाब से हो तो कविता को समझ ले, कविता में हम वाक्य पूरा नहीं करते थे और उसके संदर्भों से जोड़कर समझना होता है छंद की कविता में। तो ये पहले तो दिक्कत नहीं थी क्योंकि गद्य था ही नहीं, लेकिन जब गद्य आया नवजागरण के साथ, भाकम बाबू के बाद से हिंदी में भी और दुनिया में जब, तो गद्य के से जो एक चुनौती आई कि वाक्य पूरा करो। आप बात कह रहे हैं तो पूरी बात लिखी जानी चाहिए। दूसरी चुनौती आई जीवन की जटिलता की, कि जीवन जितना जटिल हुआ कि तो छंदों में क्या हो रहा है कि उसका सरलीकरण हो जाता है। छंद में जब हम जटिल जीवन को लिखते हैं तो उसका एक सरलीकरण हो जाता है। छंद में वाक्य पूरा नहीं होते कई बार। ये चुनौती बाद में आई, त्रिलोचन ने इसको सबसे ज्यादा समझा और त्रिलोचन ने छंद में पूरा वाक्य लिखकर दिखाया। त्रिलोचन के छंद की यही विशेषता है कि उसमें वो सूरदास या तुलसीदास से लेके या बाद के उन कवियों की तरह नहीं है, वो छंद है लेकिन पूरे वाक्य है। तो वो अच्छी कविताएं हैं हमारे समय की। तीसरी बात ये स्थिति यही कि समय की जटिलता, समय हमारा पहले किससे ज्यादा जटिल होता चला गया है। तो जटिलता को और अंतर्द्वंदों को व्यक्त करने में छंद में संभव नहीं था, इसके कारण तोड़ा गया। दूसरी तरफ यह हुआ कि कोशिश ये होनी चाहिए कि छंद में हम इस काम को कर सकें, ये कोशिश खत्म हो गई। छंद वाले लोगों ने अपनी एक सुरक्षित दुनिया बना ली कि चलो मंच पर जाएंगे, कुछ गाएंगे, कुछ सुनाएंगे, वाह वाह लोग करेंगे, पैसे मिलेंगे और सारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये जो दो भाग बटे, ये बहुत खतरनाक था, ये गलत था। और मैं देखिए कि आदर्श कविता तो वह है कि जिसमें वाक्य भी पूरे हो, छंद भी हो और हमारे समय का क्रूर यथार्थ भी व्यक्त हो। जैसे एक कविता उदाहरण के लिए मैं देता हूं, रघुवीर सहाय की कविता रामदास, छंद में है वो और पूरा गद्य भी है जी। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास बेहद उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। अब ये कविता जिसमें अपने समय के बहुत बड़े क्रूर यथार्थ हुआ थे, अब तो एक मुहावरा ही बन गया, आ गया कि कह के मारेंगे। लेकिन ये कविता लिखी गई थी 70 के आसपास, तब कह के मारेंगे कि इतनी खुलेआम चुनौतियां नहीं होती थी। उस समय ये यथार्थ का क्रूरतम रूप दिखा रहा है कि एक व्यक्ति को बता दिया गया है कि उसकी हत्या होगी और वह हो जाती है हत्या। उसकी पूरी कविता में इस कथा का वर्णन होता है और ये छंद में है, तो ये सबसे आदर्श कविता है। इसे कोई कहे छंद के कारण खराब तो कविता नहीं है, बहुत अच्छी नहीं। तो आदर्श हमारे बनने चाहिए थे, नहीं बने, बहुत कम ही बनने चाहिए। कम ही कविताएं ऐसी लिखी जाए, लेकिन ऐसी कविताएं लिखी जानी चाहिए जो छंद में हो और छंद के कारण यथार्थ का सरलीकरण नहीं हो, यथार्थ अपनी पूरी जटिलता के साथ, पूरी अंतर्लय के साथ व्यक्त हो। आदर्श तो यही है।
इस आदर्श को बनाए रखकर ही हम कविता को बनाए रख पाएंगे। सर आज के समय में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो ये कि तकनीक ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी हैं, लेकिन लोगों के मन की दूरियां बढ़ गई हैं। बहुत बड़ा दी। दूसरी चीज क्या है कि यथार्थ का जीवन शुष्क बहुत है, तनावग्रस्त लोग हैं, अवसादग्रस्त लोग हैं, लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर उनको खाली एक सेडेटिव दे देता है और कोई इलाज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कविताएं हों तो आदमी की करुणा, उसकी संवेदना, उसकी कठिनाई, उसकी संघर्ष, इन सब चीजों को भुलाने का सहयोग कर सकती हैं। निश्चित रूप से ये होगा, ये होना चाहिए। और देखिए दिक्कत एक और हुई जिसके कारण ये नहीं हुआ, सिर्फ छंद का ही मसला नहीं था। छंद के बगैर जब हम गद्य पढ़ने के अभ्यस्त हो चुके हैं, जब हम गद्य के अभ्यस्त हो चुके हैं, तो छंदविहीन कविता भी अगर हमारी संवेदना को छूने वाली हो, ऐसी कविता हो, लेकिन उसमें एक लय होनी चाहिए। लय के बगैर तो कविता होती। हाँ, बस वही प्रियता जरूरी है। हाँ, तो छंद ना हो कोई बात नहीं, वो कविता भी चलेगी। लेकिन हिंदी में वो भी नहीं चल पा रही है बहुत, उसका कारण अपने अलग है। लेकिन पहले तो आपने जो बात की तो उसको हम देखें कि यूरोप में क्या हुआ। सबसे ज्यादा तनाव, सबसे ज्यादा कहिए कि हर तरह के डिप्रेशन और तमाम चीजें, और में जो समाज फंसा हुआ है, यूरोप का समाज। लेकिन वो समाज, उस समाज को कविता की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसने कविता को सबसे ज्यादा खत्म किया। वहां उपन्यास मुख्य विधा बनी, कहानियां तो लिखी जाती, उपन्यास, कविता तो कई देशों में कोरोना के पहले तक समाप्त हो चुकी थी। कोरोना ने कविता की फिर से वापसी कराई है यूरोप में। हमारे देश में तो, यूरोप में भी है, तमाम जगहों में भी, क्योंकि लगा है लोगों को कि अब है। तो एक तो ये इस विडंबना ने क्या किया कि जो एक बेहतर आधार हो सकता था मानसिक, एक तरह से मानसिक इलाज का भी, इलाज शब्द मैं बहुत काम चलाऊ ढंग से कह रहा हूं, उसको दूसरा शब्द, जो कविता का आधार हो सकता था, उसको तो पहले ही खत्म कर दिया। और उसके पश्चिम के का जो प्रभाव भारत में आया, तो यहां भी लोगों ने खत्म कर दिया। अब तो कविताएं ऐसी भी लिखी गई हैं जो कविताएं तनाव क्या दूर करेंगी, कविताएं तनाव दे देती हैं, बढ़ा देती हैं। उसके समझने का तनाव, कविता उस तरह से तनाव बढ़ाए कि वो यथार्थ को चित्रित करे एक मार्मिक ढंग से ही, तो उससे तनाव नहीं बढ़ता है। कविता इतनी जटिल अब कई बार होती है कि उसको समझने का तनाव पैदा होता है। तो कविता को वो नहीं होना था, ऐसी जटिलता नहीं हो रही थी। और स्थिति यह है कि जटिलता, कविता को होना यही था कि वो सबसे ज्यादा लोगों के मन को, आधुनिक, अगर आधुनिक जीवन की जटिलता को व्यक्त करे, बिल्कुल ठीक बात, आधुनिक मन को छू सके। और लेकिन इस दिशा से कविता भी भटकी है, और कविता को लोगों को कवि तो भटका है, कविता भटकेगी तो कवि तो भटकेगा ही, और वहां तक ले जाने का जो माध्यम है वो भी भटका है लोगों तक। इससे एक गैप आया है, एक कविता विहीन समाज, भारत ही नहीं दुनिया में एक कविता विहीन समाज बनता चला जा रहा है। और कविता विहीन समाज बहुत क्रूर समाज होता है। ठीक बात। कविता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कविता अंतर्मन को छूती है, हाँ, क्रूरता को खत्म करती है। आप जब कविता लिखते हैं तो विषय वस्तु कैसे चुनते हैं, किस टॉपिक? विषय वस्तु का कोई बात चुनने का नहीं होता है। विषय वस्तु जो मुझको चुन लेती है उसी को मैं चुनता हूँ। मतलब जो चीज हृदय को छू जाती है, जो पहले कविता लिखे जाने के पहले तो हमारे हृदय को बेचैन करती। और कोई चीज, घटना, जैसे कोई घटना हुई तो हमने तय नहीं करते कि ये घटना हुई है तो मुझे लिखना है, ये तय नहीं करते। लेकिन वो घटना अगर बेचैन कर देती है आपको, तो कुछ लिखने का मन अपने आप हो जाता है। अच्छा, वो बेचैनी जरूरी नहीं है कि एक दिन में पैदा हो, और जरूरी नहीं है कि एक दिन में पैदा नहीं। अब जैसे एक घटना हुई, जो मेरी वो कविता काफी वायरल बहुत हो गई थी, क्योंकि वह जुनैद था। तो एक बच्चे को जिस तरह से मारा गया, तो उस घटना ने इस तरह मुझे बेचैन किया तत्काल कि लगा कि जैसे वो मेरा ही बच्चा हो। और फिर उसी दिन मैंने कविता लिखी, और उसी समय नया मैंने फेसबुक पर लिखना सीखा। फेसबुक पर पहले मुझे कविता नहीं लिख पाता था, इंटर मारना नहीं आता था, पंक्ति छोटी बड़ी करना नहीं जानता, तो वो नया डिफॉल्ट में सीख गया था। हम लोग पारंगत नहीं हो सकते, काम चलाओ सीख सकते हैं। हाँ, तो उसी दिन वो सीख गया था। तो उस पर मैंने
वो पहली कविता अपने से दूसरे लोग फेसबुक पर लगाई और वो चर्चित, तो एक दिन में वो। लेकिन दूसरी कविता इधर एक मेरी कविता थी माफीनामा, जिसमें एक दलित पात्र को लेकर, उसे आपने कहा ना कि पात्र कविता में तो कम आते हैं, कभी कभी आते भी। तो हमारे घर का जो, मैं बचपन में मेरा जो हलवाहा था जो काम करता था, वो दलित था और हल चलाने का काम करता था, तो उस पर मैं लिखना चाहता था। और वो बचपन से लेके कितनी बार सोचता रहा। एक बार हमने कविता लिखी भी, हलवाहे भाई, उसमें भी उसका अंश था, लेकिन वो थोड़ी उस समय हम क्रांतिकारिता का जो प्रभाव हमारे ऊपर था उस हिसाब से कविता बन गई, वो अलग हो गई। ये कविता 78 मैंने यंग था मैं, 78 या 80 82 में कभी लिखी होगी। लेकिन इधर जाके 2009 या 10 में जब हमने वो माफीनामा कविता लिखी, तो इतने दिनों के बाद वो कैरेक्टर सामने, तो मतलब है कि अनुभव जो होता है, जो चीजें हमें उद्वेलित करती हैं, जो चीजें हमें कहीं ना कहीं से हमारे मन को उत्तेजित और अप्लावित कभी करती, जैसे भी करे, तो उसमें क्या होता है कि वो जरूरी नहीं है कि तत्काल वो कविता बन जाए। कभी तत्काल भी बन सकती है और कभी कई साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी होता है, लेकिन होता तो है। अंततः वो विषय ही होता है जो हमें चुनता है और हमसे वो काम करा लेता है। ठीक बात सर। सर 1 मिनट लूंगा। ठीक। जो निजता के प्रश्न आते हैं, कई बार कहते हैं साहब सपाट बयानी है, कई बार बोलते हैं कि निजता बहुत है। आपका क्या विचार है कि कविता में निजता को कहाँ तक स्वीकार किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, सपाट बयानी का निजता से कोई रिश्ता नहीं है। निजता तो कोई निजता नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दोनों बयानी तो निजता से भी ज्यादा, जब हम ऑब्जेक्ट की ओर जाते हैं, वस्तु की ओर जाते हैं, तो उसमें ज्यादा सपाट बयानी आती है लोगों की, वही बहुत खास कविताएं लिखी जाती है। अब जैसे कोरोना काल में मजदूरों का जो ये बड़े संख्या में जो जिस तरह का पलायन चल रहा था, और जिस तरह से एक बहुत ही कारुणिक स्थिति बन गई थी, क्योंकि अचानक लॉकडाउन से जो परिस्थितियां पैदा हुई, इस पर बहुत कविताएं लिखी, और विषय भी ऐसा था कि इस पर लिखी भी जानी चाहिए थी। लेकिन बहुत कविताएं बहुत सपाट है, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल है, बहुत सपाट है। और सपाट कविताओं की अभी थोड़ी अपनी कोई भूमिका होती होगी, लेकिन बहुत ज्यादा होती नहीं है। वो बहुत दिनों, वो तत्काल होती है, उस समय खत्म हो जाती है। जी। नागार्जुन को हम इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इसके लिए नहीं याद रखते हैं। हम नागार्जुन को याद रखते हैं नए गगन में नया सूरज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है उसमें, इसके लिए याद रखते हैं। या कालिदास सच सच बतलाना। तो कवि तात्कालिक चीजों का अपना तात्कालिक, लेकिन निजी सपाट, इसलिए सपाट बयानी दोनों में हो सकती है, निजी भावों के व्यक्ति में भी, और हम जो बाहर से जीवन अनुभव ले रहे हैं उसमें। तो सपाट बयानी इसलिए हो जाती है कि हम यथार्थ अपने अनुभव को अगर हम अनुभूत के स्तर तक नहीं जाने देते, अगर उसका एक कला बनने में एक जो अनुभव है, तो अनुभव है, एक घटना हुई है, घटना हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसे एक कला माध्यम में ले जाना चाहते हैं, तो उसकी एक अपनी यात्रा होती है भीतर, मनुष्य के भीतर। अनुभव की वो भीतरी यात्रा अगर नहीं हुई है ना, तो कविता सपाट हो जाएगी। जो कविता की अच्छा यात्रा 2 तरह से होती है। एक तो भीतर से बाहर, जिसमें हम अपने मनोभावों को, हमारे जो मनोभाव हैं उनको हम भीतर से बाहर की ओर ले जाते हैं। तो बाहर की घटनाओं तक, जब तक सिर्फ घटना है तब तक वो अच्छी कविता नहीं बनेगी, लेकिन जब मनोभाव जुड़ जाते हैं हमारे उससे, तो वो कविता अच्छी बनती है, लेकिन वो संप्रेषित ज्यादा होती है। दूसरी चीज है कि बाहर से भीतर, बाहर जो घटना हो रहा है, जो चीजें हो रही है, उसको देखते हुए हम अपने भीतर चले जाते हैं, उसको लेकर के मनोभावों की ओर चले जाते हैं। वहां कविता थोड़ी जटिल हो जाती है। जैसे मुक्तबोध की कविता जटिल है। जटिल इसलिए है कि वो बाहर के यथार्थ को उठाते हैं और तुरंत अपने भीतर यात्रा करने लगते हैं, मनोभावों की ओर यात्रा करने लगते हैं, वहां थोड़ी जटिल होती है। नागार्जुन बाहर की घटनाओं पर अपने मनोभावों को बाहर ले आते हैं, इसलिए नागार्जुन की कविताएं जटिल नहीं है, सरल है। लेकिन इस सरलता और जटिलता में सपाट बयानी दोनों में नहीं है। नागार्जुन भी सपाट बयानी वाले कवि नहीं है, और वो कविता के कई अर्थ, कई लेयर्स हैं जिसको समझने की जरूरत होती है। आजकल कविता इतनी सरल लिखी जा रही है जो, तो पाठकों से तो कोई जुड़ाव ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या रीजन हो सकता है?
इतनी इतनी संख्या में लिखी जाएगी कविताएं, इतनी मात्रा में, इतने लोग लिखेंगे, रोज लिखेंगे फेसबुक, तो कविता सबका पाठकों से जुड़ा हो, अलग से कोई पाठक है भी नहीं कविता के। कविता के पाठक भी कवि ही हैं, वही जो लिखते हैं, दूसरों को पढ़ते हैं और अपना ही बनाते हैं। तो ये तो होना ही है, ये होता रहता है, लेकिन चीजें समय के साथ छट कर आती है। तुलसीदास जब लिख रहे थे ना, तो गालियां ही मिल रही थी ना, उनको कौन पढ़ रहा था? गालियां दे रहे थे, पहले तो इसलिए गाली दे रहे थे कि भाखा में राम कथा लिखी, इसने तो भ्रष्ट कर दिया ना। ये जो राम कथा जो है, ये तो हमारी श्रेष्ठतम कथा है, संस्कृत में लिखे जाने वाली चीज, इसको ये अवधि में लिख रहा है। और वो अवधि की कथा ही बची रही ना, वही बची रही। संस्कृत की कथाएं तो सब कहाँ चली गई, मैंने रिसर्च में और टेक्स्ट में। वाल्मीकि भी अगर आज जीवित हैं तो तुलसीदास के कारण, तुलसीदास वाल्मीकि के कारण जीवित नहीं है। तुलसीदास की जो प्रयास थी या अभिव्यक्ति थी वो घर घर का, हाँ, तो वो पहुंचाया, लेकिन उसमें एक समय लगा है। एक तो समय लगा, बिल्कुल ठीक बात है। एक है, दूसरी बात की वो रामलीला भी करते थे, तो रामलीलाओं के माध्यम से, कला माध्यमों से चीजें पहुंची। वो सारे माध्यम भी खत्म हो रहे हैं, कमजोर पड़ गए। अब हमारे यहाँ तो फिल्मों के माध्यम आज भी पूछा सकते हैं हम, कविता पर कुछ अच्छी फिल्में बनाई जाए, कविता का कुछ अच्छा पाठ करके रिकॉर्ड करके बनाए, ये माध्यम है जिसके माध्यम से हम कविता को पहुंचा सकते हैं। और पहुंचा रहे हैं तो वो लोकप्रिय हो रही है कविता। प्रयास कर रहे हैं लोग। होगा क्या कि एक लंबी प्रक्रिया में छटकर कुछ चीजें आती है। एक समय में, छायावाद के समय में, शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखा है कि 1400 कवि हैं, तो 1400 से ज्यादा ही रहे होंगे ना, कुछ को वो भी नहीं जानते होंगे ना, ठीक, हम उनके जानने की भी तो कोई सीमा होगी, तो ज्यादा ही रहे होंगे। लेकिन अगर 1400 भी थे तो आज तो 4 ही बचे। सही। तो एक लंबी यात्रा में जो चीजें बच जाएंगी वो लोकप्रिय भी होंगी, आदरणीय भी होंगी, और उसका बनेगा। और इस यात्रा में जो बहुत सारी चीजें दिख रही है, अगर वो कमजोर है तो खत्म हो जाएंगी। सबको खत्म होना है, किसी चीज की कोई गारंटी तो है नहीं अभी। आप अंत में हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि उदीयमान और नवोदित जो लेखक विशेषकर कवि, क्योंकि आप भी कवि के कविता में ज्यादा समय देते हैं और मैं तो तकरीबन पूरा कविता में ही, मुझे गद्य लिखना नहीं आता। तो मैं आप उन लोगों के लिए कुछ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए हुआ क्या है, जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया, और हमारे पहले और भी संकट था, उसके पहले और भी संकट था कि चीजों का, हमारे पहले पीढ़ियों में ऐसा भी था कि चीजों का छप जाना ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। आजकल क्या हुआ कि हम लोगों के समय में छप जाना थोड़ा कठिन। तो एक रचना का एक संघर्ष होता है। जब हम रचते हैं किसी चीज को, तो वो सब कुछ बहुत आसानी और सहज से वो ढंग से वो चीज मिल जाए ना, तो न उसका महत्व हम समझ पाते हैं, न उसको दूसरों के लिए हम महत्वपूर्ण बना पाते हैं। इसलिए एक रचना का संघर्ष बहुत जरूरी है। तो ये संघर्ष खत्म हो गया है आज, और सबसे ज्यादा इसको तो अब तो ये हो गया है भाषा, लोग अशुद्ध से अशुद्ध लिखते हैं। पहले तो ये था कि अगर कोई कविता अच्छी है लेकिन भाषा की कुछ उसमें गलतियां हैं तो संपादक के पास कविता जाएगी, किसी पत्रिका में, तो संपादक भी उसको ठीक करता है, संपादक भी उस भाषा को, एयरपोर्ट संपादक भी उस भाषा को ठीक करता था, कर देता था। अब क्या है कि आप सीधे फेसबुक पर लिख देते हैं, तो व्याकरण की जो अशुद्धियां है, त्रुटियां है, भाषा भी नहीं बनी है, शब्द नहीं बना, कुछ भी नहीं है, बसंत आई भी लिख देते हैं लोग। बसंत आग, अभी एक कविता में पढ़ रहा था जिसमें बसंत को स्त्रीलिंग बना दिया। अब वो इसलिए कि फेसबुक तो रोकता नहीं है ना कि ये गलत लिख रहे हो, तो वो कर देते हैं। और जब कर देते हैं तो ऐसे लोग 100-200 तो ऐसे उनके मित्र होते हैं जो पढ़े बगैर लाइक मार देते हैं, लाइक से मार देते हैं, पढ़ के भी वाह वाह कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। तो इस चीज से हुआ क्या है, ये कोई बहुत बुरी चीज नहीं कर, इससे हुआ क्या है कि रचना का संघर्ष आपका खत्म हो गया। रचना का संघर्ष जो करना चाहिए तो ये जरूर, तो अब ये इस आसान माध्यम में न फंसे। मैं नए लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप आसानी में न फंसे और रचना का संघर्ष करें, ताकि श्रेष्ठतम अपना दे सके। आपके भीतर जो श्रेष्ठ है उसको, वो आसानी से बाहर नहीं आएगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो संघर्ष जब वो करेंगे ना, तब जाकर अच्छी कविता बनेगी। और ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी में लोग कर नहीं रहे, कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, तो करते भी हैं, संघर्ष भी करते हैं।
बहुत सारे ऐसे नए अच्छे कवियों को मैं जानता हूँ जो अपनी कविता सीधे सीधे नहीं लाते फेसबुक पर, तमाम चीजों पर, क्योंकि आसानियां देख के करना चाहिए। हाँ, बस एक वाक्य में कहूँ कि आसानियों की दुश्वारियों में नहीं फंसना चाहिए। यहाँ तो आसानियां ही यहाँ दुश्वारियां बन गई है, और ये स्पेस नहीं आना चाहिए, और इतना डिफरेंस। तो अच्छा लगा, अच्छी बातचीत आपने की, और आपने समय के अभाव में हम आज थोड़ा सीमित चर्चा कर सके, लेकिन हमारी कामना रहेगी कि ऐसी चर्चाओं के लिए आप हमें यथासंभव समय देते रहे। नहीं, बिल्कुल, मैं वहां रहूंगा तो मैं उपलब्ध रहूंगा, अच्छा रहेगा, बातचीत कभी करेंगे तो ठीक है, सामने सामने बैठ के रिकॉर्ड करके भी बात करेंगे वो है। लेकिन अभी आपने कुछ अच्छे सवाल उठाए और कुछ अच्छा कुरेदा मुझे लगता है कि अगर मेरे मुंह से कुछ अच्छा निकल गया होगा जो काम का होगा तो उसका श्रेय आपको है, निश्चित रूप से आपके कारण ही वो संभव हुआ। आपको आपके अनुभवों से हमारे रचनाकार सीखेंगे। हम ये प्रोजेक्ट इसीलिए लिए कि शोध के लिए और नवोदित कलाकारों के, रचनाकारों के लिए, और जो भी उसको समझना चाहे तो उसके लिए ऑलमोस्ट मानक या स्टैंडर्ड क्वेश्चनर के बेसिस पर हमने चर्चाएं की हैं। आपका उसमें 115वां नंबर है। अच्छा, इतने कर चुके हैं आप, काफी 114 कर चुके हैं, आज 115 पूरा हो गया आपके सौजन्य में। बहुत अच्छा सिलसिला है और इसमें कुछ अच्छी बातें आई भी होंगी जी, कुछ सामान्य, और कुछ लोगों ने लिख के दिया तो हमने ऑप्शन दे दिया था, यंगस्टर्स ने ज्यादातर लिख करके दिया, तो 87 एंट्री हमारे पास लिखित वाले अलग से। हाँ, तो लिखित वाले जो है ना वो हम सॉरी, तो वो एक अलग संकलन में प्रकाशित कर रहे हैं, तो इस तरीके से लगे हुए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सर। चलते हैं, तो वो एक अलग संकलन में प्रकाशित कर रहे हैं, तो इस तरीके से लगे हुए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सर। चलते हैं।